कहा कि देखिए अब आज हम ये बताएंगे कि अभिधा और तात्पर्य इन दोनों वृत्तियों से रस अर्थात व्यंग अर्थ का बोध नहीं हो सकता है, इसलिए व्यंजना वृत्ति को मानना ही पड़ेगा। लक्षणा से भी नहीं होगा, इसलिए व्यंजना वृत्ति को अलग से ही मानना पड़ेगा। कहा जैसे कहा कि बोध स्वरूप संख्या निमित्त कार्य प्रतीति काला नाम आश्रय विषयादि नाम भेदा भिन्नो अभिधेयतो व्यंग्य, यही है ना। कहा वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ का भेद अब हम बतला रहे हैं। वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ का क्या भेद है, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि अभिधा से ही व्यंग्य का बोध हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वाच्य से व्यंग्य अर्थ का क्या क्या भेद है, कहाँ कहाँ है, सारी चीज़ें हम बतला रहे हैं। बोध्री अर्थात बोधा और स्वरूप का कहा बोधा का भेद होता है, स्वरूपगत भेद होता है, संख्यागत भेद होता है, निमित्तगत भेद होता है। निमित्त माने कारण, अब कार्यगत भेद होता है। प्रतीति काला नाम, प्रतीति माने ज्ञान, काल, आश्रय और विषयगत भी भेद होता है। समझ रहे हो ना। अब भेदों से जो व्यंग है, अच्छा व्यंजना वृत्ति से प्रतिपाद्य जो अर्थ होता है, अभिधेय माने अभिधा वृत्ति से प्रतिपाद्य जो अर्थ होता है, वाच्य अर्थ से वो भिन्न, ठीक है ना। व्यंग्य अर्थ जो होता है वाच्य अर्थ से भिन्न अर्थ होता है। जैसे उदाहरण के रूप में अब समझाते हैं कैसे भिन्न। कहने से तो ये समझ में बात नहीं आई कि वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ भिन्न है कैसे। उदाहरण देखिए, हमने आपसे पूछा कि गवय किसे कहते हैं। गवय मतलब समझती हो, नील गाय। नील गाय गोरखपुर में बहुत होती है, आपने देखा है नील गाय कि नहीं। नील गाय जिसे बोलते हैं ना, हाँ कैसे होता है बता देखिए। होते हैं ना, जैसे गधा होते हैं उन लोग के बाल देखने वाले होते हैं। चार्थ व्यंग्यार्थ और ही पद तदर्थ मात्र ज्ञान निपुणैरपि वैयाकरणैरपि सहृदयैरेव संवेद्यतया बोधभेद। का बोधागत भेद क्या है, क्रम से अब भेदों का उपादन हम बता रहे हैं। कहा कि देखिए, कहा वाच्य अर्थ जो होता है, वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ और ही, वाच्य और व्यंग्य अर्थ में जो भेद होता है, पद तदर्थ मात्र ज्ञान निपुणैरपि। कहा कि देखिए पद और पदार्थ, पद तथा पदार्थ मात्र में को जानने वाले निपुण कौन होते हैं, वैयाकरण। पदों और पद के अर्थों का जो ज्ञान है वो जानने वाले कौन है, वैयाकरण। सुप्तिगंतम पदम, तो पद शास्त्र जो है व्याकरण शास्त्र है। पद और पदार्थ का बोध करने वाले या पद के पदार्थ, पद तथा पदार्थ के मात्र, पद और पद के अर्थों को मात्र जानने वाले कौन, निपुण कौन होते हैं, वैयाकरण ही है। वो सब वैयाकरण ही जानते हैं। लेकिन परंतु व्यंग्यार्थ तो केवल मात्र सहृदय लोग ही जानते हैं। सहृदय रेव तो संवेद्यतया बोधभेद, ठीक है ना। जे खलु सहृदया सन्ति ते एव व्यंग्य अर्थम जानन्ति। जो सहृदय होते हैं, काव्य तत्व के मर्म को जो जानने वाले ऐसे जो सहृदय व्यक्ति होते हैं, वही व्यंग्य अर्थ का बोध जानते हैं। व्यंग्य अर्थ के मर्म को जानते हैं। पद पदार्थ का बोध करने वाले वैयाकरण उसके मर्म को नहीं जानते, इसलिए वाच्य से व्यंग्य अर्थ का भेद होता है। समझे कि नहीं जी। ये बोधा की दृष्टि से भेद हुआ। दूसरा क्या है, क्वचित वाच्य विधि रूपे निषेध रूपतया क्वचित निश्चय सच्चित चंदन स्तंतनम इत्यादि निषेध रूपे विधि रूपतया च स्वरूप भेद है। भ्रम धार्मिक विश्वस्त संपूर्ण मारितस्तेन गोदावरी कक्षम कुंज दृतवासिना दृत सिंहेन। तो ये जो है ये क्या नाम से गोदावरी, कोई पुष्चली नायिका है, अपने प्रिय पात्र के प्रेमी के साथ स्वैराचार करती थी गोदावरी नदी की तट पर शाम को। पंडित जी उसी समय संध्या करने जाते थे। तो वो सोची कि तो पंडित जी जब हम लोग ये सब करते हैं तो पंडित जी भी यहाँ प्रकट हो जाते हैं तो हमारे काम में बड़े बाधा है। तो उसने सोचा पंडित जी की कमी क्या है। तो ये हुआ कि पंडित जी कुत्ते से बहुत डरते हैं, कुकुर से डरते हैं। तो वो जा करके बुद्धि कितनी बुद्धिमान थी, कहा कि भ्रम धार्मिक विश्वस्त। ये पंडित जी, अब आप
स्वस्थ पूरा निसंकोच बिना है। निसंकोच होकर के, कोई संकोच मत करिए, हाँ। निसंकोच होकर के आप भ्रमण करिए। कहा गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के तट पर आप निर्भीकता से टहलिए। क्यों कि स्व सुनकोद्य मारितस्तेन दत्त सिंह। हाँ, गोदावरी नदी के तट पर रहने वाला जो सिंह था, जो उस कुत्ते को मार रहा, तो वो सोचा कि जौन पंडित जो है बुरे से इतना डरा था, तो सिंह के नाम सुने तो गोदावरी नदी बुलाए तो पहुँच। हाँ, तो उसका काम यही था पंडित ना आए, उसने अपना काम कर दिया। हाँ, तो उस पर बड़े शास्त्रार्थ हैं, ये तो अलग चीज़ है। हाँ, तो पंडित जी नहीं आएंगे, हमारे काम में कोई विघ्न नहीं होगा। तो ये जो है, तो यहाँ वाच्य अर्थ क्या है? भ्रम, मतलब भ्रमण करिए पंडित जी, गोदावरी नदी पे कोनो डर नहीं। ठीक है, तो ये बोल रही है वो। हाँ, तो हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे भ्रमण करो, ऐसा जो विधि वाच्य अर्थ है, विधि रूप जो वाच्य अर्थ है, उसमें उसका मतलब है कि माँ भ्रम भूल करके भी यहाँ इस तरफ मत देखिएगा, नहीं तो जैसा कुत्ता मारा गया है, कुत्ते से भी बुरी मौत मारे जाओगे। समझ रहे हैं नहीं? इधर भूल करके भी न मत दिखाई देना, ये उसका अर्थ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भ्रम, समझ रहे हो ना? तो अब अभिप्राय यह है कि भ्रमण करो, यहाँ ये कह रही है, लेकिन निषेध होने से ये क्या कह रहा है कि आप भूल करके भी मत आइएगा, नहीं तो वही दशा होगी जो कुत्ते की। तो वाच्य अर्थ तो विधि है कि करो, भ्रमण करो, लेकिन व्यंग्य अर्थ है कि यहाँ भूल करके भी मत दिखाइए। तो वाच्य से व्यंग्य अर्थ का भेद है कि नहीं है ना? अब कहा निःशेषच्युत चंदन स्तन तटम, अब ये भी उसी तरह का है कि कोई नायिका है और उसका नायक नाराज है, और वो अपनी सखी से क्या नाम से कहती है कि उसको किसी तरह मनाइए, हमसे नाराज है। तो जा कर के नायिका जो है उसको उसके साथ स्वैराचार उसने किया, और आकर के यहाँ झूठा मूठा एक बताने लगी कि हमने बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन आपका नायक जो है आने को तैयार नहीं हुआ। हाँ, तो बीच में ही दलाली कर गई। तो बीच में जब कर गई तो वो जो नायिका थी वो समझ गई कि इसने गलत काम किया है। तो अब उसको स्पष्ट कैसे कहे, वो देखिए कितनी बुद्धि से कह रही है। निःशेषच्युत चंदन स्तन तटम निर्मिष्ट रागो, तुम्हारे जो ओठ की लाली है वो नीचे ओठ की लाली मिट गई है, हैं? और तुम्हारा अंजन जो था वो भी क्या नाम से आँख का कंजन भी मिट गया है। तुम्हारे क्या नाम से स्तन के जो तट हैं, ऊपर का भाग है, उसका चंदन मिट गया है। तो क्या न पुनस्तस्याधमस्यांतिकम, अर्थात यह कि उसमें ये कह रहा कि तस्याधमस्यांतिकम न गतासी, तुम उस अधम के पास नहीं गई। वाच्य अर्थ निषेध अर्थ है, लेकिन व्यंग्य अर्थ क्या है कि तुम जो है तस्या अधमस्यैव अंतिकम गतासी, तुम उसी अधम वाले नीच व्यक्ति के पास ही रमण करने गई थी। तो यह व्यंग्य अर्थ जो है तुम उसी के पास गई थी। वाच्य अर्थ निषेध है, लेकिन व्यंग्य अर्थ विधेय है। तो ये जो है कि इसीलिए व्यंग्यार्थ विधि रूप है। ठीक है ना? इस प्रकार वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के स्वरूप का भेद है, इसलिए वाच्य से व्यंग्यार्थ को पदार्थ नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो? स्वरूप भेद है। अब देखिए, कहते नहीं हैं गतोस्त मर्ग, कहते ना, आंखों आंखों से मुलाकात हो गई, रहे दोनों खामोश बात हो गई। कहते हैं इसको मत यार इसमें लगाना, हम कहते हैं कि पहले तो आजकल फ़ोन होते नहीं यहाँ, अब तो ये होता है कि संध्या का समय ही संकेत है कि शाम को मिलेंगे। अब मान लीजिए कोई कह रहा है गतोस्त मर्ग है, मान लीजिए परिवार के लोग हैं या अगल बगल में कुछ और लोग हैं, तो गतोस्त मर्ग। अब कोई कह रहा है कि शाम को मिलना है, तो घड़ी तो ना फ़ोन है ना घड़ी है। पहले तो ऐसा होता है, तो कह रहा है गतोस्त मर्ग, अर्घ का मतलब होता है सूर्य। कहाँ सूर्य अब डूब रहा है, इसका मतलब अब तैयारी करिए मिलने की। कौन? नायक अगर नायिका से कह रहा है तो जहाँ संकेत स्थल हमने बताया है वहाँ चलिए। इसका मतलब यही ना है कि सूर्य चुके डूब चुका है। हाँ, अब मान लीजिए चोर है, चोर भी आजकल जो डकैती डालते हैं, तो अपने साथी से कह रहा है कि गतोस्त मर्ग, सूर्य जो है क्या नाम से डूब रहा है, मतलब रात्रि हो रही है, तो हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए, हथियार बांट लेना चाहिए। मैंने चोरी की तैयारी करनी चाहिए ना, चलना है, ये सब तैयारी और लोगों को करना है।
ये तो उसका अर्थ है। लेकिन सबके लिए वाच्य अर्थ है कि गतोस्त मार्ग, जी लेकिन चोर की दृष्टि से उसका अर्थ भिन्न है, जी नायक नायिका की दृष्टि से भिन्न है। नायिका स्वयं कह रही है, उसकी सखी कह रही है, तो ये है कि अब तुम तैयारी करो अपने प्रियपात्र से मिलने की, उसका ये मतलब है। चूँकि दूतियाँ एक दूसरे की बात सब जहाँ उसका संदेशा वहाँ जाती थी, उसका यहाँ लेके आती थी, वो तो बहुत मतलब विश्वसनीय होती है। हाँ, जी दूसरी चीज़ ये है, गाय चराने गए, गतोस्त वर्कर, सूर्य ढल रहा है, अर्थात अब गाय को वापस नहीं लौटाओ घर की तरफ, और लेके जंगल में नहीं, चला। गाय को अगर कोई भी कह रहा है कि और जंगल के अंदर लेके चलो, तो गतोस्त वर्कर मतलब गाय, गुरुजी बहुत परेशान करते हैं, आज गाय गायब कर देती है, दूध नहीं मिल रहा है, कि जिसे वो कहेगा कि नहीं छोड़ो उसको, हाँ, यही ठीक हाँ? है। है ना, कह दिए गुरु जी गाय हेराएगी, अब चलते ही जंगल में हेरा, तो गुरु जी कहेंगे है नहीं, हाँ। गाय नहीं आएगी तो क्या, नहीं तो परेशान करेंगे गुरु जी, लोग जाओ गाओ करो। पहले लोग गाय चराते थे, गुरु की संध्या पूजा ये सब करते थे, जी फिर पढ़ते भी थे, तो ऐसे भी कुछ हुआ करते थे। हाँ, मतलब भेद अर्थ भिन्न है। मान लीजिए सोना चांदी की दुकान थी, तो आज की तरह 12 बजे तक नहीं ना खुल रहे थे, अब गतोस्त मार का सूर डूबने वाला है, दुकान को क्या नाम से बंद करने का, जो बाहर फैलाए लाए वो सामान को सब अंदर करना धीरे धीरे, हाँ, दुकान बंद करने का समय, समझ रहे हैं ना। जी तो कहने का मतलब ये है, वाच्य अर्थ एक है, लेकिन व्यंग्य अर्थ अनेक प्रकरण और पात्र के भेद से भिन्न भिन्न हुआ करता है, समझ रहे हैं। इसलिए वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ भिन्न होता है कि यही, अलग हाँ, समझ रहे हैं ना। जी तो ये चीज़ है, गतोस्त मरका इत्यादि च वाच्यो अर्था एक ही प्रतीयते, जहाँ गतोस्त मरका है सूत्र है, ये जो कहा वाक्य है, यहाँ वाच्य अर्थ सभी के लिए एक ही है, वहाँ गतोस्त सूर्य छुप रहा है, डूब रहा है, लेकिन व्यंग्यस्तु तद बोध भेदा, व्यंग्य अर्थ जो है बोध्रा इत्यादि की भेद से क्वचित कांतम अभिसर, मतलब अपने प्रेमी के साथ अभिसार करने के चलो, हाँ, गाओ निरुद्धन धाम, गाय चराने गए हो तो गाँव को लौटाओ, हाँ, इति नायकस्य अयम आगमना अवसर, मतलब तुम्हारा नायक अगर क्या नाम से कहीं दूर गया है, मतलब बाजार गया है, तब नायक के आने का अवसर हो रहा है। अब जो लीला कर रही हो या किसी के साथ और कर रही हो, तो अब मतलब अब सावधान हो जाओ, अब नहीं तो नायक आने वाला है। हाँ, कहते नहीं कि ये बाबू आवत हुई है, तू सब जौन बैठे अब खेली बहुत भैया, अपन ताश वोश अलग अलग कर होता है ना। तो अब नायक के आगमन का अवसर है, इसलिए अब सावधान हो जाओ, नहीं खतरा रहेगा। संतापो अधुना नास्ति, कोई बटोही अगर जा रहा है, धूप रहा तो किसी की मढ़ाई उड़ाई में आकर के बैठ जाते थे पहले, आजकल की तरह नहीं है, तो थोड़ा सा वो हो रहा तो भाई अब गर्मी नहीं है, अब आप जा सकते हैं, हाँ, अब धूप नहीं हुआ, अब आप जा सकते हैं। इसका मतलब ये है इत्यादि रूपेण अनेक संख्या के, इस तरह से व्यंग्य अर्थ के व्यंग्य अर्थ अनेक प्रकार से प्रतीत होते हैं, अतः संख्या भेद से वाच्य अर्थ और व्यंग्य अर्थ भिन्न भिन्न हुआ करते हैं, ये नहीं हुआ करते। ठीक है ना जी। अब आप समझ सकते हैं कि आपने कितना अपना नुकसान किया है। ये पाठ चल रहे हैं, अब आप वहाँ घर पे का वाच्यार्थ शब्दोच्चारण मात्रेण वेद्य एस्तु तथा प्रतिभा नैर्मल्य प्रतिभा नैर्मल्य आदि निमित्त भेद, का निमित्त भेद भी होता है, हाँ जी। क्या निमित्त माने कारण भेद, तो वाच्यार्थ शब्द के उच्चारण मात्र से ही जाना जाता है। वाच्य अर्थ जो है, जब कोई आप उच्चारण करोगे तभी तो हम समझेंगे आप क्या कह रहे हो। तो वाच्य अर्थ जब शब्दों का उच्चारण होता है तभी जाना जाता है, लेकिन व्यंग्य अर्थ जो है, व्यंग्य अर्थ तो ऐसी अपनी प्रतिभा की निर्मलता आदि से क्या नाम से के कारण से जाना जाता है, वहाँ उच्चारण से ही नहीं, प्रतिभा आपकी कैसी, समझदारी कैसी है, इसके क्या नाम से निर्मलता से भी जाना जाता है। समझ रहे हो नहीं। इस कारण से निमित्त के कारण के भेद से भी वाच्य और व्यंग्य अर्थ जो है भिन्न भिन्न हुआ करता है। समझ रहे हो ना जी। प्रतीति मात्र कारणाच नहीं, प्रतीति मात्र करणाच चमत्कार करणाच कार्य भेदा, कहा वाच्य अर्थ केवल पदार्थ प्रतीति मात्र से क्या नाम से पदार्थ प्रतीति का कार्य होता है। वाच्य अर्थ जो है
वाच्य अर्थ जब कहेंगे पद के अर्थ के ज्ञान का कार्य होता है, लेकिन व्यंग्य अर्थ तो चमत्कार की प्रतीति का कार्य होता है। व्यंग्य अर्थ में चमत्कार की प्रतीति का कार्य होता है। वाच्य और व्यंग्य अर्थ में कार्यभेद के कारण भी भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। ठीक, कहा केवल रूपतया चमत्कारितया च प्रतीति भेद है। वाच्य अर्थ शब्दार्थ मात्र की प्रतीति कराता है। वाच्य अर्थ जो है क्या है? शब्दार्थ, शब्द और अर्थ के मात्र से वाच्य अर्थ की प्रतीति होती है। परंतु व्यंग्य अर्थ में क्या होता है? चमत्कार की भी प्रतीति होती है। केवल अर्थ ही मात्र की प्रतीति नहीं होती, उसमें चमत्कार की भी प्रतीति होती है। प्रतीति भेद से भी वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के में क्या नाम से भिन्नता होती है। हाँ, और क्या है? पूर्व पश्चात भावंच काल में। हाँ, पहले क्या होता है? वाच्य अर्थ की प्रतीति सबसे पहले होती है, तदनंतर उसके बाद व्यंग्यार्थ की भी प्रतीति होती है। व्यंग्यार्थ पीछे प्रतीत होता है, पहले वाच्य अर्थ की प्रतीति होती है, फिर व्यंग्य अर्थ की प्रतीति होती है, मतलब बाद में होती है। अतः काल भेद से वाच्य और व्यंग्य अर्थ में क्या नाम से भिन्नता है? काल भेद से पहले जो है वाच्य प्रतीत होगा, फिर उसके बाद व्यंग्य अर्थ होगा। तो वहाँ समय का भेद हुआ कि नहीं? तो पहले वाच्य प्रतीत होगा, फिर बाद में व्यंग्य होगा। तो काल की प्रतीति भी होती है, काल भिन्नता है। शब्दाश्रयत्वेन तद शब्दाश्रयत्वेन शब्द तदेक देश तदर्थ वर्ण संघटनाश्रयत्वेन चाश्रय भेद। देखिए, कहने का मतलब ये है कि वाच्य अर्थ का आश्रय शब्द है, वाच्य अर्थ का वह आश्रय शब्द है, और व्यंग्य अर्थ का आश्रय, व्यंग्य अर्थ का कौन कौन शब्द है, और शब्द का एक देश है। एक देश का मतलब प्रकृति, प्रत्यय, समझ रहे हो? शब्दार्थ माने वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, वर्ण, गुणों का अभिव्यंजक वर्ण समूह, संघटना माने रचना, ये सब क्या नाम से व्यंग्य के आश्रय हुआ करते हैं। अर्थात आश्रय भेद से भी वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में भिन्नता हुआ करती है। इसलिए वाच्य और व्यंग्य में क्या नाम से, इसके भी क्या नाम से भेद हुआ करते हैं। कहा विषय का भी भेद होता है, विषयगत भी भेद होता है। तो विषयगत भेद क्या है? विषयगत भेद का भी उदाहरण देते हैं। थोड़ा सा बंद करो पानी को। कस्य वा न भवति रोषो, हो गया शर्म। कस्य वा न भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियाया सभ्रमणमधरम सभ्रमर पद्माघ्रायिणी वारित वामे सहस्विदानी उपनायक दष्ट अधराम नायिकां प्रति तत्प्रति प्रबोधनार्थम कस्याश्चित सख्या उत्तीर्यम। कोई सखी है और कोई नायिका है। नायिका की सखी जो है उसका कोई वो दूसरे उपनायक से क्या नाम के साथ वो मिल करके जो है जो कार्य किया, उस कार्य को किसी के भी अधरोष्ठ को अगर किसी ने काट लिया है तो उसके पति अगर देखेंगे तो स्वाभाविक क्रोध आएगा, एक स्वाभाविक बात है। तो अब उसकी सखी कितनी चालाक है। तो एक घटना तो हो गई उपनायक के साथ, लेकिन सखी अब उसका नायक आएगा, पूछेगा क्या है ये, कैसे हुआ, क्रोध करेगा। तो वो सखी उसके आने और पूछने के पहले, जैसे वो आता है वो पूछता नहीं, उसके पूछने के पहले वो कह रही है कि कस्य वा न भवति रोषो। हाँ, किसको रोष नहीं होता है? दृष्ट्वा प्रियाया सब भ्रमण मधरम, अधरम, ऊपर वाले को उत्तरोष्ठ, नीचे वाले को अधरोष्ठ। तो अधरोष्ठ व्रण युक्त माने घाव से युक्त। अधरोष्ठ जो है उपनायक के साथ संसर्ग करने के बाद जब उसका अधरोष्ठ व्रण युक्त हुआ, घायल हो गया, मतलब काट लिया, तो प्रिया को देख करके कौन सा ऐसा क्या नाम से प्रिय होगा जिसको क्रोध ना आता? स्वाभाविक है आएगा। लेकिन अब सखी कितनी बुद्धिमान है, उसने कहा कि वारित वामे, जब तुमको हम मना कर रहे थे लेकिन तुम भी मान भी रहे, उल्टा काम करने वाली, सब भ्रमर पद्माघ्रायिणी। पद्म होता है माने कमल, कमल के पत्तों को तुम जब सूंघ रही थी तो तुमको मैं मना कर रहा था कि सूंघो।
लेकिन उसमें बैठा हुआ जो भ्रमर, कमल के पत्ते पर भ्रमर बैठा होता है, जी होता है ना, हाँ तो कमल के पत्ते पर बैठा हुआ जो भ्रमर था वो तुम्हारे अधरोष्ट को काट लिया। समझ रहे हो नहीं? जी। तो सहस्रदानी, अब तुम्हारे पतिदेव आएंगे तो वो अब जब डांटेंगे तुमको तो उसको सहो, हाँ, जो कुछ कहे अब सहो। अब पति ये सुन रहा हो, पति को देख के ऐसा कहे, अर्थात पति जी जब आवे तो ये ना समझे कि इसने क्या नाम से उपनायक के साथ लीला की। ये तो बेचारी बड़ी सीधी साधी है कि कमल के पत्तों को सूंघ रही थी और इसके ओठों को क्या नाम से भौरे ने काट लिया, इसमें इसका कोई दोष नहीं। ऐसी सखियाँ हो तो कोई फंसा सकता है? ऐसे सखियाँ बुद्धिमान होती थी। सोचिए उस समय कितने साहित्य शास्त्र को लोग ऐसे कहते हैं, कोई शास्त्र नहीं पाएगा, इसका कोई जवाब नहीं। हाँ, तो वही चीज है। ये देखिए कितना बढ़िया है, कहा विषय भेद। क्या है? विषय तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर यथासुत वाच्य अर्थ विषय भूत जो सखी है और भौरे ने इसके अधर को काटा है, हाँ? अर्थात पर पुरुष ने नहीं, ये जो घाव हुआ है इसके अधरोष्ठ में ये पर पुरस्कृत नहीं है, ये भौरे ने काटा है, भौरे के द्वारा किया गया है। तो व्यंग अर्थ के बोध में विषय नायक है। इस प्रकार वाच्य अर्थ और व्यंग अर्थ में के विषयों में भेद होता है। समझ रहे हो ना? जी ठीक है। जी जी। तो अभिधेय वाच्य अर्थ ही व्यंग अर्थ नहीं होता है, वाच्य अर्थ ही व्यंग अर्थ नहीं होता है, यही बात है। देखिए, यदि सखी तत्कांत विषयत्वेन विषय भेद है, हाँ, या विषय भेद है, तो वाच्य अर्थ जो है तो क्या नाम से और व्यंग अर्थ जो है यहाँ विषय के भेद से भी भेद होता है। वाच्य और व्यंग अर्थ भिन्न भिन्न हुआ करते हैं, एक नहीं हुआ करते हैं। तस्मान ना विधेय यो व्यंग्य है, हाँ, इसलिए अविधेय, अविधेय माने वाच्य जो अर्थ होता है वो व्यंग्य अर्थ नहीं हो सकता है। ठीक है। अविधा और लक्षणा से रस आदि की प्रतिपादन में असामर्थ्य दिखाते हैं। ठीक है। तो अब इसको बस करें कि हम